जुडिशरी का रोल जो है, इंडिपेंडेंट रोल, ऑटोनोमस रोल क्यों जरूरी है, उसके लिए हम लोगों ने ये भी देखा है कि अ, उन्होंने बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन जो है वो भी प्रतिपादित किया है हमारे यहाँ पे। ये उसके बाद सेलिएंट फीचर्स हम लोगों ने 11 सेलिएंट फीचर्स, करीब 11-12 सेलिएंट फीचर्स देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न है, इसमें बहुत सारे डिटेल में बातें दी गई हैं। फेडरेशन जो है, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, उसके बाद आपका ये फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट इज द संसदीय प्रणाली। उसके अलावा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर जो है वो भी जुडिशरी उसको सेव करती है। इस तरीके के फीचर हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने फेडरल और यूनिटरी फीचर्स के बारे में देखा है कि फेडरल फीचर ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं। तो हमारे राज्यों की शक्ति जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है उसको बनाए रखते हैं, एक्चुअल बनाए रखते हैं। और यूनिटरी फीचर्स कौन हैं, जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कैनेडियन फीचर है, दैट इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हम लोगों ने यूनियन ऑफ स्टेट्स से लिया है, उसको भी प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में आप लोग को कोई डाउट होगा तो बताइए। इन टॉपिक्स में देखिए, चौथा टॉपिक भी है, एकात्मक फीचर में क्या क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें आपके जितने भी इमरजेंसी से रिलेटेड फीचर है, और कोई भी स्टेट सिसीड नहीं कर सकता, ये फीचर है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो हमारे यहाँ पे नो लिस्ट का विषय है, वो स्टेट लिस्ट का विषय नहीं है। वो भी एक हमारा यूनिटरी फीचर को बढ़ावा देता है। प्लस जो भारत की नागरिकता जो है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, तो वो भी एक तरीके से हमारे यूनिटरी फीचर के ही पार्ट में माना जाएगा। हम लोगों ने ये भी देखा कि जरूरत पड़ता है तो समय समय पे भारत जो है, खासकर इमरजेंसी के टाइम पे, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर, मतलब संवैधानिक ढांचे के कमजोर पड़ने की स्थिति हो, या वित्तीय रूप से कोई आशंका हो इस तरीके से कि अ, आगे चल के हमारा मॉनेटरी स्टेबिलिटी खतरे में आएगा या आने का खतरा रहेगा, तो उस परिस्थिति में भी आर्टिकल 360 के अंतर्गत हम लोग वित्तीय जो है आपातकाल की घोषणा यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। और ऐसे स्थिति में स्टेट के सभी पावर्स जो हैं वो यूनियन को ट्रांसफर हो जाता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, दो लोग अभी ज्वाइन किए हैं। गुड मॉर्निंग, आप लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा वेट भी कर रहे हैं हालांकि। तो हम लोगों ने ये टॉपिक्स देखे हैं, अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो यही हमारे संविधान को, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो रिजिड या फ्लेक्सिबल बनाता है, रिजिड रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों बनाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा प्रावधान है कि कुछ जो चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलनी चाहिए और जिनका बदलना आसान हो, उसको सिंपल मेजॉरिटी से भी बदला जा सकता है। वहीं कुछ जो प्रावधान हैं जो संघात्मक प्रकृति के हैं, फेडरल नेचर के हैं, दे आर क्वाइट टफ टू चेंज, दे नीड स्पेशल मेजॉरिटी। जैसे कि राज्यों की शक्तियों और केंद्र के शक्तियों में बदलाव करना है, उसी तरीके से उनके कार्यों में बदलाव करना है, उनके किसी भी तरह से रिलेशनशिप में बदलाव होने हैं। तो ये सभी जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संसद में 2/3 जो प्रेजेंट और वोटिंग होता है, और संसद के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब जो टोटल नंबर्स हैं उनके आधे से अधिक में ही इसका बदलाव किया जा सकता है उनके समर्थन से। तो ये हमारे संशोधन प्रक्रिया में है। उसी तरीके से चाहे सुप्रीम कोर्ट बोलता हूँ, हमारे राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है, अगर आप उसको करना चाहेंगे, राष्ट्रपति को हटाना चाहेंगे, तो टोटल जो हमारा मेजॉरिटी, टोटल जो संख्या है उसका 3/4 आपको मेजॉरिटी से उसको पास करना रहता है। तो दैट इज द हार्डेस्ट मेजॉरिटी नीडेड।
सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर की विशेषता लाई है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये हम लोग जानते हैं। तो फेडरल और यूनिटरी फेडरल फीचर कौन कौन से हैं? जो डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो भी फेडरल फीचर को सपोर्ट करता है। शेड्यूल 7 जो है अ, आपका, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 246 के अंतर्गत लिस्ट है, वो भी सब फेडरल फीचर को करते हैं। इमरजेंसी हो गया, एक सिटीजनशिप हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गया, और रेसिडुअरी पावर पूरा सेंटर के पास होना। रेसिडुअरी पावर जो इन लिस्ट में नहीं है, उनका सेंटर के पास होना, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। और एक दो एकात्मक विशेषताएं आप लोग बताइए जो हम लोग पढ़े थे। एक दो एकात्मक विशेषताएं बताइए मधु मैडम, या संघात्मक विशेषताएं जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। जल्दी बताइए, कोई और बताइए। एक एक या दो दो एकात्मक और फेडरल। डिवीजन ऑफ पावर। कौन सा? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर तो मैं बताया ही हूँ सर जी। जो लिखा हूँ डिवीजन ऑफ पावर, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 246 के अंतर्गत हमको अनुसूची 7 में ढेर सारे अलग अलग टाइप के विषय मिले हैं। तो ये जो है, ये संघात्मक फीचर है। और एक दो संघात्मक फीचर बताइए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करके है सर। अ, तो वो ये किस तरीके से होगा? मेरे मतलब यूनिटरी बाय सिस्टम। वोटिंग वोटिंग पावर के मतलब जो 18 इयर्स के जो सिटीजन होंगे उनको वोटिंग पावर देता है सर। जी जी, जी। लेकिन वो संघात्मक विशेषता नहीं है। जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, नो डाउट। पर उसको आप संघात्मक विशेषता नहीं कह सकते उसको। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फीचर है। बिल्कुल सही बात है। पर फेडरल फीचर में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जो पावरफुल जुडिशरी है, दैट इटसेल्फ इज ए फेडरल फीचर। क्योंकि किसी भी देश का संघात्मक प्रकृति जो है, संघात्मक शासन की प्रकृति नहीं चल सकता जब तक वहाँ पे जुडिशरी पावरफुल और इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी तक और क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम लोगों ने पढ़ा है, 1973 का। क्या है जजमेंट का नाम? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है। उसी तरीके से रूल ऑफ लॉ हम लोग शुरू में ही देखे थे बैकग्राउंड बनाने के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर भी देखे हैं। जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत जो है भारत में यूके से आया है, लेकिन इसका नेचर जो है, नेचर और इसका जो स्ट्रेंथ है, पावर जो है, हम लोगों ने अमेरिका के हिसाब से लेने का कोशिश किया है। ठीक है। तो ये यूएस नेचर मतलब पावर को आप समझ रहे हैं क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको? कि जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत ओरिजिनली हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है, किस तरीके से रिव्यू होगा, उसको हम लोगों ने ज्यादातर अमेरिका से देखा है। क्योंकि हम उनके यहाँ भी जुडिशरी का पावर जो है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग पावर के साथ वो आती है, और इंडिपेंडेंट भी है ज़्यादा। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने अभी राइट टू इक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया है। राइट टू इक्वालिटी क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों को देखा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ पहले आता है, इसको हम लोगों ने इंग्लैंड से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ईपीएल दैट इज एन अमेरिकन ओरिजिनेटेड कंसेप्ट विच प्रोवाइड्स फॉर अनइक्वल ट्रीटमेंट और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ अनइक्वल सिचुएशंस। ठीक है। डिफरेंशियल ये, और इसी में हम लोगों ने देखा कि ये रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन को भी अलाउ करता है। तो दैट इज अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस और किए थे। तो अभी मैं जैसे कि इसमें ही थोड़ा आगे बढ़ूंगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है राइट टू इक्वालिटी में? वी हैव अंडरस्टूड ओनली
आर्टिकल 14। तो बेसिकली आर्टिकल 14 ही मेन आर्टिकल है जो आर्टिकल 15 और 16 को इनेबल करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए। तो आर्टिकल 15 और 16 को आप देखोगे तो वहाँ पे पहला जो लाइन रहेगा किसी भी अ, अनुच्छेद का, चाहे 14 रहे, चाहे 15 रहे, चाहे 16 रहे, उसमें इस तरीके का लैंग्वेज आपको दिखेगा। आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 को आप लोग ओरिजिनल खोज के भी देखिएगा कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन दिस थिंग, एज, सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन। ठीक है। तो और आर्टिकल 16 में भी इसी तरीके से लिखा रहेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लोक पद के संदर्भ में। लेकिन उसके अगले लाइन में आपको दिखेगा कि स्टेट कैन do reasonable classification to provide special provisions for women and for the persons belonging to social and educationally backward categories। ठीक है। तो 15 और 16 क्या पावर दे रहे हैं कि एक तो उनके पहले लाइन बोल रहे हैं कि स्टेट जो है किसी भी विशेष आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, पर कई कॉम्बिनेशन के आधार पर या रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कहाँ कहाँ? तो शिक्षा में और जॉब में, मेनली ड्यूरिंग द एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है ये एक मुख्य शब्द है। ये आप लोग को समझ आया क्या? अभी जो मैं पंद्रह जी और सर। सोलह बताया वो, जी सर। तो 15 और 16 के बीच में अंतर को भी समझ सकते हैं। तो 15 जो है, चाहे वो धर्म है, रिलीजन है, चाहे रेस है, चाहे कास्ट है, चाहे सेक्स है, चाहे किसी का जन्म स्थान है, उसके बेसिस में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। पर ये तो पहला लाइन हो गया, भेदभाव नहीं करेगा करके। तो इसीलिए अनुच्छेद 15 था ना, वो मूवी का नाम जो है, मूवी का नाम 15 था। और अनुच्छेद 15 मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें कहीं आने जाने जगह वगैरह और ये सब के बारे में दिया रहता है। तो उसमें स्पेशली लिखा भी हुआ है कि किसी भी आदमी को दुकान में, होटल में, पब्लिक होटल जो है में, या फिर इंटरटेनमेंट के क्लब वगैरह में जाने के समय, या फिर ऐसे कुआं से, नदी से, बोर से पानी लेते हुए समय, नहाते समय, रोड और जो आसपास का जो जगह रहता है, चाहे वो रिजॉर्ट हो, चाहे और भी बाकी चीजें हो, वो उसको एक्सेस करते समय भी आपके साथ आपके जेंडर, कास्ट, सेक्स, इनके आधार पे आसानी से भेदभाव, आसानी से नहीं मतलब भेदभाव किया ही नहीं जाना चाहिए। तो दिस दिस इज ए पावरफुल आर्टिकल, आर्टिकल 15। एंड आर्टिकल 16 इज अ लिमिटेड स्कोप बट पावरफुल आर्टिकल। अनुच्छेद 16 जो है वो, अच्छा, अनुच्छेद 15 में ही जो आपको बताया था मैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो SC ST OBCs वगैरह हैं, उसी तरीके से महिलाएं हैं सभी सेगमेंट की, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 15 में ही लिखा हुआ है, 15(4) में आपको, 15(3)(4) में दिखेगा। ठीक है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी स्पेशल प्रावधान बनाए जा सकते हैं, ये भी 15 में ही लिखा है। और 15 में बाद में ऐड किया गया कि इनके लिए एजुकेशन में आरक्षण रखा जाए करके। तो उसको बदला भी गया है। माइनॉरिटी एजुकेशन जो रहते हैं संस्थान, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ के बाकी सब जगह पे इनके लिए जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और स्पेशल प्रावधान रख सकते हैं, जिसमें उनके लिए कुछ आरक्षण हो एजुकेशन में भर्ती के समय। ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इसका प्रावधान रहता है, चाहे स्कूल स्कूल वगैरह में भी और कॉलेज वगैरह में भी। और इसमें स्कूल या कॉलेज का नेचर किस तरीके का होना चाहिए, चाहे वो एडेड हो कॉलेज का नेचर, यूनिवर्सिटीज का नेचर, या अनएडेड हो। एडेड का मतलब होता है सरकार से अगर उनको कोई सपोर्ट दिया जा रहा है, और अनएडेड का मतलब है कि दे आर वर्किंग विदाउट एनी सपोर्ट और ग्रांट फ्रॉम द बाय द गवर्नमेंट। तो ये चीजें हैं, इतना चीज जो है आपका अनुच्छेद 15 में लिखा है। अनुच्छेद 16 का बात करें तो 16 अपने आप को लिमिट करता है, 16 लिमिट्स सेल्फ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नौकरी में इन्हीं सब चीजों को बताता है, नौकरी के संदर्भ में। ठीक है। तो
हम लोग 15-16 को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट भी है। तो अभी क्वेश्चन वगैरह मैं नोट्स कल बना रहा था, तो उसमें इसको डालूंगा क्वेश्चंस को। आज वो आप लोग को नोट्स मेरे ख्याल से इतना टॉपिक जो है, टॉपिक वाइज अपन इसको लेते जा रहे हैं, तो उसमें एक अपन कवर करेंगे। तो इसके बाद जो मेन चीज़ है, एक आर्टिकल है 17 और 18। तो 17 के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। एक सेकंड में इस तरफ पे नोट्स बनाने का जगह होगा तो बना देता हूँ। आर्टिकल 17, तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, किसी भी तरीके से भेदभाव का खात्मा करता है। ठीक है। खासकर स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी को रोकने का प्रावधान दिया गया है, अनटचेबिलिटी। ठीक है। और इसको पेनलाइज भी करता है, हालांकि पेनलाइज करने के लिए नियम यहाँ पे इलीगल है बोलता है, जिसके लिए सजाएं भी दी जा सकती हैं। तो इसके लिए अलग अलग सिविल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो 1955 का। उसके बाद SC ST के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एंड अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट ऐसा बना हुआ है। उसी में OBC और बाकी लोग भी आते हैं, कवर होते हैं। तो ये अनुच्छेद 17 का पोजीशन है। ठीक है। अनुच्छेद 18 जो है, आर्टिकल 18, इट्स अबाउट द अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब लोग अपने राजा महाराजा लोग जो थे पुराने जमाने में, अंग्रेजों के टाइम में, तो अंग्रेजों का वो लोग सपोर्ट करते थे। तो दे गॉट फ्यू टाइटल्स, और जमींदार, पटेल, दाऊ और अच्छे अच्छे उनको कुछ कुछ नामों से सम्मान भी किया गया था। तो दिस क्रिएटेड अ बिट ऑफ डिसयूनिटी एंड लाइक सोसाइटी में एक तरह का कल्चर रहा कि उनको इन पदों के आधार पे देखा जाता था। तो राजा, जमींदारी, इन सब के समय से तो ये सभी टाइटल्स को अब अबॉलिश कर दिया गया है। आप अपने नाम के आगे लिख भी नहीं सकते हैं इन टाइटल्स को। केवल एजुकेशनल से रिलेटेड जैसे कि जो टाइटल्स रहते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, जो मिलता है आपको, जैसे कि नोबेल प्राइज मिलता है, और ये पद्मश्री, पद्म भूषण तो वगैरह मिलता है। डॉक्टर वगैरह लगाते हैं अपने नाम के सामने। हाँ, वो एजुकेशनल लेवल का है। तो वो आपने क्या है, अपने कमाई से लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर ये लिखा जा सकता है। ठीक है। वो इसके ऊपर मनाही नहीं है, पर जैसे कि अ, आप क्या नहीं लिख सकते। तो जैसे कि पहले बहुत सारा वो देते थे, कोई एक आध एग्जाम्पल बताइए आप लोग ऐसे टाइटल का जो अंग्रेजों के टाइम मिलता था। उसमें सर महाराजा करके, राय साहब, दीवान बहादुर, इस तरह राय, से मिलता था। दीवान, इस तरीके का अलग अलग टाइप का रहता था। तो अब इनको मनाही किया गया है, इनका अब कंप्लीट मनाही हो चुका है। राय लेकिन ये कुछ कुछ बहादुर, चीजें राय जो बहादुर। सरनेम के जैसे भी तो यूज होता है क्या अभी? कि कौन सा चीज सरनेम के जैसा? महाराज, राय बहादुर, इस तरीके जो कुछ कुछ चीजें जो है वो नहीं तो ना, पहले जो नाम के कुछ फ्रंट में होता होगा। कई लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत में सरनेम को बदलना थोड़ा टफ नहीं है। तो लोग अपने पदवी को सरनेम टाइप का यूज कर लिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इनडायरेक्टली उन्होंने अपने कम्युनिटी ग्रुप वगैरह के लिए इस तरीके का ये रखा, इस बात में दो राय नहीं है। पर जैसा कि रवि बता रहे थे, मिलिट्री वाला डिस्टिंक्शन को लिखते हैं लोग, मिलिट्री, क्योंकि अलाउड है ये। और आपका जो आप बता रहे थे एकेडमिक। यस सर, मेजर रणवीर प्रताप सिंह, मेजर फलाना। हाँ हाँ, जी जी। तो ये अलाउड है, ये दोनों चीजें अलाउड है, मेजर, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ठीक है। तिरंगा मूवी के। तो वो सब लिख सकते हैं। और एकेडमिक डिस्टिंक्शन है जो आपको सरकार से मिला है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, और भी। डॉक्टर मतलब केवल MBBS वाले नहीं, बाकी लोग भी जो PhD किए हैं वो भी लिख सकते हैं। तो समय समय में इसी में लड़ाई भी होती है कि कौन लोग डॉक्टर लिखेंगे, कौन लोग नहीं लिखेंगे, इस टाइप से लड़ाई, क्या मतलब कंफ्यूजन भी होता है। अब इसका एक और चीज है, पुराना जितना टाइटल्स था उसको तो अबॉलिश किया ही आर्टिकल 18 के अंतर्गत। अब कोई और जो है विदेश में जाके टाइटल जो है नहीं ले सकता, कोई और टाइटल विदेश में जाके। ठीक है। पहले ये मिलता था, ठीक है, अब नहीं मिलता। और जितने भी लोग जो हैं, अगर कोई आदमी भारत का नागरिक नहीं है पर वो भारत में जॉब भी कर रहा है, इफ ही इज वर्किंग एज ए सिविल सर्वेंट इन इंडिया, he can also not hold any title, cannot receive any title।
जब तक वो भारत सरकार से परमिशन नहीं ले ले, ठीक है। न केवल भारतीय लोग के लिए अलाउड है, भाई भारत के बाहर का भी कोई तो विदेशी है जो भारत में नौकरी कर रहा है, वो भी राष्ट्रपति के बिना अनुमति के टाइटल नहीं लेगा। तो हम लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान दिए हैं, ताकि इस तरह का जो भेदभाव है वो और सीमित रहे करके, ठीक है। तो ये भाग है मेनली, जिसके अंतर्गत एक्चुअल में केवल टाइटल्स तो आते ही हैं, टाइटल्स के साथ साथ में जो भारत के लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद, ये आप लोगों ने कभी सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में खासकर सुना होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सुना है क्या आप लोगों ने? लाभ का पद बोलते हैं इसको हिंदी में, लाभ के पद। सरकारी नौकरी को। नहीं। जैसे बीएसएनएल के सीईओ वगैरह हैं सर। तो लाभ के पद से तात्पर्य है कि सिविल सर्वेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जो लोग भाई जिनको सरकार सैलरी दे रही है, किस एवज में, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, आपके स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इसलिए भी। तो ऐसे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के किसी भी तरीके का पद है जो लिए हुए हैं, वो अ, बाहर के किसी देश से, सरकारी रूप से, प्राइवेट का नहीं, सरकारी बाहर के, जैसे कि रूस से, चीन से किसी तरीके का गिफ्ट भी नहीं ले सकते, प्रेजेंट भी नहीं ले सकते बिना भारत सरकार के राष्ट्रपति के अनुमति के। तो ये एक विशेष बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आप, मेरे ख्याल से रवि जी पूछ रहे थे, इसी में जो नेशनल अवार्ड होते हैं उसको टाइटल के रूप में नहीं माना जाता, और खासकर जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरीके के जो उपाधि है उसको नेशनल अवार्ड बोलते हैं, उसको टाइटल नहीं बोलते हैं। तो अच्छा इसको सर। एक बार हम लोग को ध्यान में रखना है जी। अब इन सब का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली आर्टिकल 15, 16, 15, 16, 17, 18, ये सभी का उद्देश्य था आर्टिकल 14 को अचीव करना। उसके क्या बोलते हैं, दो जो देर आर टू layers of scrutiny under Article 14. One was equality before law, to ensure that nobody escapes the power of law. सभी को एक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कानून के अंदर शामिल किया जाए, वो लोग सभी लोग समान रूप से कानून के निगरानी में रहें, उसी के अनुरूप चलें, उनका जीवन चले। एंड द टू इंश्योर दैट सब्सटेंशियल इक्वालिटी मीन्स केवल नाम का नहीं, कागज में नहीं, इट शुड बी देयर टू टू इंश्योर द इक्वालिटी इज इफेक्टिव वन। आर्टिकल अंडर आर्टिकल 14 द लेटर पार्ट, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विच इज नथिंग बट विधि का समान संरक्षण और unequal treatments and favors means based upon the reasonable classifications, state can do some positive discrimination and take few affirmative actions like reservation, like allowing people special seats to in educational institutions, and for which categories, for women, for children, for socially and educationally backward classes, etc. तो ये जो है 14 को अचीव करते हैं, 14 से 18 तक ये लोग एक ही इसमें हैं। जैसे कि अनुच्छेद 17 क्या कर रहा है, ये इट इज पेनलाइजिंग और इट इज मेकिंग ऑल दोज एक्ट्स इलीगल विच ट्राइज टू डिस्क्रिमिनेट बेस्ड अपॉन द लाइक कास्ट। बेसिकली हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, इट हैज दिस, इट इमर्ज्ड अंडर द वर्ण व्यवस्था, वर्णों के अंडर में, स्पेशली जाति व्यवस्था के इसमें बैकग्राउंड में इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 14 से 18 तक का चीज को कवर किए हैं। अभी आर्टिकल 19 जो है, इट इज अ वेरी पावरफुल आर्टिकल, आर्टिकल 19। तो 19 से आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 19 से 20 बेसिकली, या फिर आप 19 से 22 तक जा सकते हो, 19 से 22 तक जा सकते हो। इनको बोलते हैं द कलेक्टिव ऑफ ग्रुप ऑफ राइट्स एज द राइट्स ensuring our freedom,
तो ये क्या था? ये इक्वालिटी था। आर्टिकल 14 से आपको कहाँ तक जाते हैं? 18 तक। तो इट इज इंश्योरिंग अवर इक्वालिटी। 14 से 18 तक जो है हमारे लिए समानता को सुनिश्चित करते हैं। वहीं जो है अब स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब ये किस तरीके से संचालित होता है उसको देखते हैं। तो मैं एक पीडीएफ को थोड़ा सर्च कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए। इसको मैं स्टॉप करता हूँ ताकि हम लोग अभी आ जाए आर्टिकल 19 में। उसके पहले यहाँ पे और कोई टॉपिक दिया होगा तो ये जो जैसे कि आप लोग को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम इज अंदर, इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे, ये वाला पोर्शन को। तो राइट टू फ्रीडम इज अंडर, ये था 14 से 18 के अंतर्गत। अभी 19 से 22 के अंतर्गत हमको राइट टू फ्रीडम देखने को मिलेगा। इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 19 है, एंड देन आर्टिकल 21, जो कि डायनामिक ओरिजिन का रहता है। लगातार इसके स्कोप में बदलाव हो रहे हैं। दे आर बीइंग एक्सपांडेड विद रिगार्ड टू देयर scope भी, and also based upon the need of the modern society of youth of 21st century, that we can name the youth a Gen Z। उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से भी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को व्यापक रूप से हमारा जुडिशरी है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो उसका एक्सपांड करके डेफिनेशन भी समय समय पे देते जा रहे हैं। ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार से बेसिकली क्या आशय है? अगर मैं कागज में नहीं लिखा है तो उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या आशय है बताइए सपना मैडम। क्या चीज चाहिए आपको जिससे कि स्वतंत्रता का एहसास होगा? आप अपने भाषा में बताइए पर्सनली, और सभी लोग को बताना है स्वतंत्रता का आपके लिए क्या मीनिंग है, कैसे इसका एहसास होगा आपको। एक एक करके सबको बताते जाना है भाई। चलिए जल्दी जल्दी बताते जाइए, आपके लिए सर स्वतंत्रता क्या है, क्या है? सर बोलने की अभिव्यक्ति चाहे वो सही हो या गलत, अगर गलत भी है हम्म। तो उससे ये होगा कि उसके अंदर छिपी हुई सच्चाई को, मतलब जैसे होता है हम्म। तो वो हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सपना मैडम बता रही हैं, और इसमें मैं ऐड भी कर देता हूँ कि सर बोलने का मधु जो, अच्छा मधु मैडम बता रही हैं। तो सर मैं अब बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही थी क्या? आपकी आवाज नहीं आ पाई थी मैम, वो हो गया रहा होगा, क्या बोलते हैं, म्यूट। अच्छा, ठीक हम्म। ठीक। ओके सर, कोई बात नहीं। बताइए अभी आ रही है। अच्छा सर। सर हम्म। मैडम ने जो बोला वो एक तो था ही स्पीक के लिए, और हमको अगर किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो अपना डिसीजन लेना हो किसी भी हम्म। क्षेत्र में, उसका हम्म। अधिकार होना चाहिए। हम्म। तो ये बात राइट भी टू बिल्कुल फ्रीडम। सही है। हम्म। राइट टू फ्रीडम। कौन सा फ्रीडम? फ्रीडम अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी संविधान वगैरह को छोड़ दीजिए। हम लोग जी। यहाँ पे कितने लोग हैं? देवेंद्र, अनिल सर, हमारे कोर्ट मैनेजर सर रवि सर, नरेश जी, सर सपना जी और मधु जी, हम लोग 7 6 7 लोग हैं, 7 लोग। हम जी। सभी के लिए निजी रूप से जी स्वतंत्रता को कैसा हम फील कर पाते हैं, स्वतंत्रता होने के लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, कैसे अधिकार होने चाहिए। तो सर, आप, इसमें इसमें क्या आंदोलन जैसे कि स्ट्राइक वगैरह होता है वो भी हम्म आएगा क्या? आंदोलन स्ट्राइक तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट जी। देन अपोजिशन का अधिकार होना चाहिए, विरोध का अधिकार, अपना हाँ। डिसेंट शो करने के लिए वी जी आर फ्री, ऐसा होना चाहिए। अभी ये है कि नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ, हम लोग डिस्कस जी कर रहे हैं, ठीक है। तो जी आपने जी जी जैसे कि पहला बात बताया, हम लोग फील जी जो कर पाते हैं, ठीक है, व्हाट इज इन द पोजिशन वी विल जस्ट सी। अभी देखेंगे हम लोग उसको कुछ मिनट में। पर जैसे कि आपने बोला कि भाई आप अगर कुछ फील कर पा रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। एक्सप्रेशन का अधिकार जब तक नहीं रहेगा तब तक कैसे हम लोग जानेंगे कि भाई कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि हमको अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता जो है होना चाहिए। अभी अभी मैं जैसे कि इसको एक्सपांड कर देता हूँ, पहला आपने जो बोला है बात उसको। तो अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है वो केवल इस तरीके का, इस नेचर का नहीं है कि उसको हम लोग केवल और केवल
बोलकर ही बता सकते हैं। इट कैन बी डन थ्रू एनी अदर मीडियम ऑल्सो, लिख कर भी हो सकता है, पेंटिंग करके हो सकता है, इट कैन बी बाई पोस्टिंग समथिंग इन सोशल मीडिया ऑल्सो। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। अच्छा, खास कर देखना, महिला और पुरुष, जब से मेरा शादी हुआ है अभी, और भी बाकी पता है मुझे, तो रूठ कर भी हो सकता है, चुप रह कर भी एक्सप्रेशन किया जाता है। आप लोग को तो पता होगा। सपना मैडम, आपका शादी हुआ है कि नहीं? हो गया है सर। तो आपको विशेष पता होगा, ठीक है, कि अगर अभिव्यक्ति करना है कि आप नाराज हो या किसी चीज से खफा हो, तो थोड़ा शांत हो जाओ। सही बात है ना? नहीं जी तो इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है मधु मैडम, इट इज अ वेरी स्ट्रांग टूल। शांत जी रहने का भी अभिव्यक्ति बहुत बड़ा अभिव्यक्ति है। अगर आप जी जी गोप्पो हो गए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, इमरजेंसी का निशानी है। ठीक है, अभिव्यक्ति है वो। शांत हो जाना, ठीक है, नाराज हो जाना, शांत हो जाना, अपने आप में कुछ नहीं बोलना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा जी है। सर। सर। ठीक है, पर इसका इसका एक ये है एक्सेप्शन कहाँ पे है। यू कैन नॉट ट्राई टू बी लाइक शांत बिफोर द पुलिस। ठीक है, अब आप पुलिस या जज के सामने शांत रहूंगा बोलोगे, तो भी तो गड़बड़ है, तो भी वो अच्छी बात नहीं है। आपको वहां पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। हालांकि हमको पुलिस के सामने बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। पुलिस के सामने बोलने के लिए बाध्यता नहीं है। जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो शांत रहने का वाला भी मैं बताया। इसके अलावा और क्या क्या है, अब नरेश जी बताएंगे। नरेश जी, आपके लिए स्वतंत्रता क्या है? शिक्षा का अधिकार भी है जो 6 से 14 साल के बच्चों को देना जरूरी है। नहीं नहीं, शिक्षा करेंगे हम लोग केवल। स्वतंत्रता मतलब आपके हिसाब से वो भी है, तो ठीक है, मुझे भी लगता हम्म, भी है कि भाई शिक्षा का अधिकार भी जीवन के बेसिक स्वतंत्रता के अधिकार है। बिना शिक्षा के अधिकार के स्वतंत्रता जो है, वो अधूरा सा फील होता है, और ये बात सही भी है। जी। और आगे और कुछ और ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए फटाफट। कहीं कहीं घूमने फिरने जाने की, बोलने की स्वतंत्रता, हम्म। हम्म। ये भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, कहीं घूमने फिरने जाना। आपने बिल्कुल बताया था सही एक है। बार। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आपके लिए क्या है, आपको कैसे लगेगा स्वतंत्रता का एहसास? और आपके लिए पर्सनली, हाँ, कुछ आपके मन में ख्वाहिश हो तो उसको बताइए, जिससे कि आपको फील हो स्वतंत्रता। यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही हमारे, हाँ, दिमाग में आ रहा है पहले तो, अभी हम्म। जो बात हो रही थी। हम्म। हम्म। किसी तो सर किसी भी प्रोफेशन में जाने की स्वतंत्रता, मतलब कुछ भी पढ़ने लिखने या कोई प्रोफेशन में जाने की स्वतंत्रता। जी, ठीक है, बिल्कुल। सर इसी में कहीं भी मतलब भारत में कहीं भी निवास करने के रहने की स्वतंत्रता भी आएगा क्या? रहने बसने की स्वतंत्रता रहेगी इन ठीक है। इंडियन टेरिटरी। अब देवेंद्र भाई बस अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, उनको स्वतंत्रता का एहसास कैसे होगा? तो स्वतंत्रता का एहसास जो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं, उन हम्म। सेंसेस में हम लोग चीजों को परसीव करने के बाद जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम्म। जिसमें बोलने का अधिकार भी हो सकता है, चलने का अधिकार भी हो सकता है, हम्म। सोशली कनेक्ट होने का अधिकार भी हो सकता है, या हम्म। कोई फॉर्म, कोई कमिटीज या ग्रुप्स या कोई भी सोशल बाउंडेशन क्रिएट करने का हम्म। ऑप्शन। उन ऑप्शंस में से कोई कोई भी सिलेक्शन करने का मेरे पास जो राइट रहे, उसको हम्म। स्वतंत्रता का अधिकार बोलता हूं। इसमें कोई बिल- रेस्ट्रिक्शन ना हो। बिल्कुल। तो ये इट इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फीलिंग कि आपको फ्रीडम का फील होता है। तो समटाइम्स वी फील दिस expression of freedom when we speak. Sometime we feel it when we post it, we can post it into the social media like Instagram और ये सब। Sometimes we feel it by keeping quiet also, शांत रहकर भी। कुछ लोग पेंटिंग बनाकर भी इसका ये करते हैं। तो कुछ लोग, जैसे कि मधु मैडम बोल रही थी कि दे दे शो देयर अपोजिशन, तो हड़ताल करके, बंद करके, और कुछ ऐसा कर करके। तो इसमें एक चीज है कि जो बंद करते हैं, अगर उसमें उसमें क्या होता है, अगर पब्लिक का रोड वगैरह जाम हो गया, ये हो गया, तो इसलिए वो अ, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पर नॉर्मल जो हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो सभी जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। जो पब्लिक इसको ये करते हैं, इसीलिए पुलिस उसको रोकती है।
आप लोग देखे होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है एंड देन ही ऑर्डर्स टू इम्पोज कर्फ्यू एंड टू डिस्पेस लाइक द क्राउड, एंड समटाइम्स उनको बस में भर कर ले जाते हैं नियरेस्ट थाने तक, एंड दे आर रिलीज्ड सब्सिक्वेंटली। जो लोग हड़ताल करते रहते हैं या इस टाइप से जो प्रदर्शनकारी लोग होते हैं, दे आर मेनली सोशल विक्टिम्स, एंड सम हमारे यहाँ पे तो जंगल बचाने के लिए भी बहुत होता है। एंड देन पॉलिटिकल itself is there is a political culture to do it against the opposition party that is in the rule। तो सपोज कांग्रेस रूल पे है तो बीजेपी वाले ये काम करते हैं हमेशा कि उनको हर जिले में हर राज्य में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और जब बीजेपी रूल में है तो कांग्रेस करती है। जब ये दोनों करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी रूल पे होते हैं। ठीक है, वो जेल से छूट गए हैं, आप लोग को पता चला होगा, न्यूज में पढ़े होंगे। तो उनके खिलाफ जो आरोप थे वो पूरे गलत निकले। तो अभी एक तो हो गया हम लोग आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे कि बताया 6 तरह के इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इसमें चाहे वो घूमने फिरने के बारे में बताया, चाहे वो बोलने के बारे में बताया, तो अलग अलग तरीके से हम लोगों ने 19 में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में स्पीच और एक्सप्रेशन का था ही। एक्सप्रेशन ऑल्सो इज जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड अदर थिंग्स। तो एक्सप्रेशन वाले में ही पेंटिंग और ये सबको, न्यूज, पेंटिंग, कार्टून, कार्टून इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम टू टू कन्वे थिंग्स। तो आप लोगों ने देखा होगा जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इस तरीके से जो बड़े न्यूज़पेपर आते हैं उसमें कार्टूनिस्ट का बहुत रोल होता है। और एक दो बार ये पूरे इंडिया में मीडिया में भी आया है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो कार्टूनिस्ट था वो। तो क्यों, किसी का नाम आप लोग को याद आ रहा है क्या न्यूज़पेपर से या मीडिया से? कोई फेमस कार्टूनिस्ट जो पिछले 5-10 साल में गिरफ्तार हुए होंगे? नहीं आ रहा है। तो वो एक हुए थे बीच में जिसमें बहुत पॉलिटिकल ये हुआ था। मैं नाम को बताऊंगा, मुझे लगा आप लोग को किसी को पता होगा। तो इसका ये भी था कि हम लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। वी हैव राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, दैट इज द कंडीशन। बिना हथियार के आपको एक जगह एकत्रित होने का अधिकार है, बट समटाइम्स government imposes restriction on these rights based for the sake of securing public order इन द सोसाइटी। तो कर्फ्यू बोलते हैं उसी को कि आप लोग 4-5 लोग, 6 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। आर्म्स के तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। तो ये समय समय पे इसको इम्प्लीमेंट करती है जहाँ पे खतरा रहता है खासकर। तो अगर हम लोग फिर अगला देखें तो हम लोग को मिलता है टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टू मूव जो है, इट अगेन इज एक्सपांडेड बाय द क्लॉज दैट वी कैन नॉट ओनली मूव बट वी कैन बाई अवर लैंड देयर, वी कैन रिजाइड देयर। गोवा में जाके हम लोग सेटल भी हो सकते हैं। दैट ऑल्सो इज अ राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वी कैन डू एनी वर्क। जैसे कि मैं इंजीनियर हूं पर मैं टीचर भी बन सकता हूँ, मैं लॉयर का काम भी कर सकता हूँ। लॉयर मतलब जहाँ पे मुझे लॉ की बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़े वो वाला काम भी मैं कर सकता हूँ। तो जो बार वाला काम है उसके लिए तो बार वाला कोई सर्टिफाइड पर्सन चाहिए रहेगा। तो ट्रेड या बिजनेस में किसी भी तरीके का कर सकता हूँ। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हम लोग चाहें तो कोई भी काम चूज कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ आवर डिग्रीज। ऐसा नहीं है कि जो एचआर में एमबीए किया है वो सेल्स का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 19 में क्या इसका महत्व तो देखेंगे मेनली। तब तक मैं इसका पीपीटी को खोल लिए रहूंगा आर्टिकल 19 का। और आर्टिकल 21 के बारे में आप लोग को सोचना है। आर्टिकल 21 के बारे में क्या सोचना है कि ये जीवन का अधिकार है, और ये एक ऐसा अधिकार है जिसको सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यूअसली इसको एक्सपांड किया है। तो इंटरनेट का अधिकार को उसके अंतर्गत लाया है, अपने मर्जी से शादी करने या नहीं करने, शादी करने का भी तो लाया है, सिंगल रहना भी उसके अनुच्छेद जीवन के किसके अंतर्गत है। कई लोग को उनके घर वाले जल्दी शादी करो करके फोर्स भी करते हैं। तो उसके लिए भी ये डिसीजन आया हुआ है। उसी तरीके से अच्छा हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पर्यावरण, ये सब का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाया गया है। तो
तरह तरह का चीजें जो उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाया गया है। तो आप सभी को सोच के रखना है अगले कुछ मिनट में कि ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिनके जो अच्छे लाइफ को प्रमोट करेंगी और आर्टिकल 21 के अंतर्गत आना चाहिए। तो मैं उसको बताते जाऊंगा कि वो आया है अभी तक कि नहीं, और आया है तो किस जजमेंट के अंतर्गत आया है उसको बताऊंगा। पर ब्रेक में जाने से पहले आर्टिकल 20 को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो थोड़ा इजी है। आर्टिकल 20 इस लिहाज से इजी है कि इसके अंतर्गत आपको क्या होता है, जो है वो किसी भी आपने गुनाह अगर किया है तो उसके लिए कई बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। और बिना बिना कानून बनाए कोई भी आपने काम किया है तो वो गलत है नहीं बोल सकते। क्रिमिनल जब तक कानून पहले से नहीं है, सिविल वाले में बोल सकते हैं। सिविल वाले में क्या होता है, जैसे कि टैक्स बाद में इम्पोज हो जाता है, तो क्रिमिनल जितने भी ये हैं तो उसको स्पेशली, और क्रिमिनल नेचर का या पेनाल्टी नेचर का है, तो आज मैंने जो काम किया है उसको जब तक प्रोविजन नहीं हो उसको कल के डेट में पेनालाइज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर कल रात को बोला हूँ कि हम लोग को इकट्ठा होना है, और आज शाम को बोलो जो आज सुबह के क्लास में नहीं आए थे वो लोग 100-100 रुपये फाइन देंगे, तो वो ठीक नहीं है। वो हम कल शाम को डिसाइड कर सकते हैं परसों के लिए, ठीक है, इस तरीके का बात है। और उसी तरीके से एक ही गलती के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। एक ही गलती के लिए आपको बार बार, ये मैं अनुच्छेद 20 का बता रहा हूँ, आर्टिकल 20, नो बडी विल बी पेनलाइज्ड फॉर एन अफेंस फॉर एन अफेंस ट्वाइस, ठीक है। सेम अफेंस होने के लिए बार बार नहीं हो सकता है। पर जैसे कि मर्डर है, आपने 3 बार मर्डर अलग अलग किया तो यू कैन बी पेनलाइज्ड 3 टाइम्स। बट एक ही मर्डर के लिए 3 टाइम, एक ही किसी को गलत किया किसी के साथ, उसके लिए 2 बार 3 बार सजा नहीं दे दी जाएगी। पर ये केवल जज जज मतलब जुडिशियल सिस्टम में अप्लाइड होता है। आप अगर सरकारी नौकरी में भी हैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन अलग से हो सकता है। जांच कमेटी अलग से बैठेगी और वो आपका सैलरी को भी कम कर सकती है और आपको डिमोट भी कर सकती है। एंड देन फॉर एग्जाम्पल इट कैन सस्पेंड और डिसमिस यू, रिमूव यू ऑल्सो, रिकमेंडिंग और इनिशिएटिंग सेपरेट डिसिप्लिनरी एक्शंस। तो इसका मतलब है कि जो सिविल लॉ है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे कैन डू मल्टीपल टाइम्स इंक्वायरी एंड दे कैन पेनलाइज यू इन मल्टीपल वेज। बट द judicial system shall penalize you for any offense only once, they will not penalize you multiple times, ठीक है। उसी तरीके से एक बस और छोटा सा इसमें प्रावधान है आर्टिकल 20 में कि किसी भी आदमी को अपने ही खिलाफ विटनेस देने का, गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसा कि पुलिस बोलती है, पुलिस समटाइम्स आल्सो रिजॉर्ट्स टू लाइक थर्ड degree treatments, they are illegal enough, but then you must know it as a this student of court manager, that the statement before police is not admissible in the court of law. They take it to corroborate few evidence for substantiating their points and initiating the inquiry and investigation, carrying out the investigation. पुलिस वाले लोग के पास जो हम बयान देते हैं उसका कोर्ट ऑफ लॉ में कोई महत्व नहीं होता है। उसका उपयोग वो लोग केवल जांच के लिए करते हैं ताकि उनके पास कुछ एविडेंस आ जाए और वो चीज़ों को कोरिलेट करवा के जुडिशरी के पास व्हेन दे गो टू द जज दे कैन प्रेजेंट, ठीक है। तो किसी को भी अपने के खिलाफ गवाही देने के लिए, बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें देयर आर फ्यू टेस्ट विच आर लाइक विच कुड बी डन, जैसे कि वो नार्को टेस्ट वगैरह तक तो थोड़ा ये है। बट किसी को लाई डिटेक्टर टेस्ट और ये सब होता है, अगर उसको ये लेना है झूठ पकड़ने वाली मशीन, तो उनको करना पड़ेगा। छोटा मोटा सैंपल वगैरह भी जो देना रहता है तो वो बहुत डिटेल में उसके बारे में हम लोग यूपीएससी से जीपीएससी में क्लास में पढ़ते हैं कि भाई डीएनए आरएनए का सैंपल दे सकते हैं कि नहीं, नॉर्मल ब्लड का दे सकते हैं कि नहीं, फिंगरप्रिंट रेटिना वगैरह वाला दे सकते हैं कि नहीं। तो आप ओवरऑल इसको देखिए कि जिससे कि आपके पर्सनल डिग्निटी और प्राइवेसी का हनन हो रहा है, तो उनके लिए कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एसेंट को रखा हुआ है, एसेंट लेना है ऐसा करके। पर बाकी सभी चीज को अगर इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करना है तो जो जज जो है दे कैन ऑर्डर इट, जज कैन ऑर्डर इट एंड इट कैन बी अलाउड। पर
ओवरऑल सेंस ये है कि डायरेक्टली कोई आदमी आपको अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए नहीं कह सकते। देन देयर इज अनदर थिंग, यू कैन एडमिट योर फॉल्ट और क्राइम बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और विद बिफोर द कोर्ट। तो ये दोनों चीजें रहता है। एंड व्हेन कोर्ट फील्स दैट दे दे द पीपल हु आर accepting their faults or crime with they are not of unsound mind, अपने होशो हवास में दे रहे हैं, तो इट कैन बी अ बेसिस फॉर पेनलाइजिंग समवन। सो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, देयर इज, यू कैन राइट वन सेक्शन 164, सेक्शन 164 के अंतर्गत आप जज के सामने बयान नोट करवा सकते हैं। एंड इट इज एडमिसेबल, एंड इफ जज फील्स ही कैन पेनलाइज यू और ही कैन ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन for corroborating and getting substantial evidence in terms in favor of your crime। अगर उनको लगता है कि आप होशो हवास में नहीं है, तो वो कई बार भी आपको पूछेगा कि आप सही में अपना बयान बदलना तो नहीं चाहते, आप किसी के प्रेशर में आके तो नहीं बोल रहे हैं। तो इतना जो है आर्टिकल 20 के अंतर्गत है। तो हम लोग 7:26 हुआ है। कितने समय मिले? आधा घंटा कम से कम और पढ़ाई हम लोग करते हैं। 19 का कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा और 21 का। तो आप लोग ही बताइए एक बार, कुछ मिनट का गैप, कितने, 15 मिनट का रखें क्या कि 10 मिनट का रखें? ठीक है सर, 15 मिनट ठीक है। तो आप लोग फिर इसके बारे में सोचिएगा, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या अधिकार जो हैं जीवन के अधिकार में आना चाहिए। आप लोग अपने अपने हिसाब से सोचिएगा, कुछ गूगल वगैरह मत कीजिएगा। कुछ भी चीज़ें अपने लिए ही प्लान कीजिए, अपने बच्चों के लिए या फिर सोसाइटी के लिए इन जनरल जो लागू होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं है। तो हमारे पास तो 7 लोग हैं, 7 3 3 भी बताएंगे, तो 21 राइट्स जो है अनुच्छेद 21 के लिए मिल जाएंगे। ठीक है।